नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का झूठा मुकदमा होना किसी के लिए एक बड़ा सरदर्द होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का झूठा मुकदमा एक बार लग जाता है, अब वो कई वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगा पाता है और इसके बावजूद भी वो इतना आसानी से ये साबित नहीं कर पाता है कि मैं बेगुनाह हूं और इन मुकदमों के दलदल से जल्दी बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जिनकी वजह से आप अपने ऊपर लगे झूठे मुकदमों को बड़ी आसानी से क्वैश यानी रद्द करा सकते हैं, उसे समाप्त करा सकते हैं। तो ऐसे में ही आज मैं आप लोगों के लिए बचाव का एक बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं। और जो आज मैं चीजें आपको बताने वाला हूं, आज मैं आपको कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं बताऊंगा, बल्कि अपना एक अनुभव बताऊंगा जो मैंने एक मुकदमे में ट्राई किया, जिसकी वजह से मुझे सफलता मिली और जिसकी वजह से जो पति था उसे मैं बहुत आसानी से ये जो झूठे मुकदमे थे उससे बाहर निकाल पाया। तो आज मैं पतियों के लिए अपना अनुभव साझा करने वाला हूं, पतियों को एक आसान रास्ता बताने वाला हूं और साथ ही साथ बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने उस पति को उन झूठे मुकदमों से बाहर निकाला और क्या क्या मैंने आधार बनाए जिसके आधार पे जो पति था उसे बहुत आसानी से मुकदमों से मुक्ति मिल गई। तो चलिए, जो मेरा अनुभव है उसे अब मैं आपके साथ साझा करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं उस तरीके के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि मैं डिस्चार्ज के बारे में बताने वाला हूं। तो ये तो आप जरूर जानते होंगे कि हाँ, डिस्चार्ज कराना अपने आप को एक प्रक्रिया होती है आपराधिक मुकदमे से। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ डिस्चार्ज के बारे में जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि अपना अनुभव बताऊंगा कि किस प्रकार से और क्या क्या मैंने आधार बनाए जिसकी वजह से एक पति को मैंने मुकदमे से डिस्चार्ज कराया। तो यदि आपका भी ये आधार होगा और जो तर्क मैंने कोर्ट के सामने रखा, अगर वैसे ही आप भी अपने तर्क को कोर्ट के सामने रखेंगे तो आपकी भी सफलता मिलने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं अपना ये व्यक्तिगत अनुभव आज आपके साथ साझा कर रहा हूं कि मुकदमे में मैंने क्या किया और किस प्रकार से मजिस्ट्रेट के कोर्ट से ही मैंने पति को डिस्चार्ज करा लिया। तो चलिए, अब मैं एक एक करके क्या आधार मैंने बताया था वो आपको बताना शुरू करता हूं। तो देखिए, डिस्चार्ज एप्लीकेशन जब मैंने कोर्ट में दिया, तो उसके बाद जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन मैंने कोर्ट में दे दिया, तो उसके बाद जो पत्नी पक्ष था उसका उस पर आपत्ति आया और उसके बाद आर्गूमेंट हुआ। तो जो मैंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दिया था और जो अपना आर्गूमेंट किया, उसमें कुछ ऐसे आधार बताए थे मैंने जिन आधारों की वजह से ही मुझे सफलता मिली और कोर्ट ने पति को डिस्चार्ज किया। अब मैं बारी बारी से वही आधार आपको बताऊंगा। तो देखिए, अपने डिस्चार्ज एप्लीकेशन में जो मैंने पहला ग्राउंड बनाया, जो पहला कोर्ट के सामने तर्क रखा, वो ये रखा कि जो पत्नी ने मामला दर्ज कराया है उसमें किसी प्रकार का जो उसके साथ घटना घटित हुआ है उसके लिए डेट और टाइम नहीं लिखवाया है। यानी पत्नी ने के साथ जो मारपीट हुई है, घटना हुई है, उसने उसके लिए किसी प्रकार का कोई समय नहीं बताया है, ना ही डेट बताया है कि किस दिन उसके साथ क्या हुई, कौन सी घटना कब घटित हुई। सिर्फ पत्नी ने यह लिखवा दिया है कि मुझे मारा पीटा जाता था, मुझे परेशान किया जाता था, मुझे घर से भगा दिया जाता था। तो पत्नी ने कहीं कोई समय का जिक्र नहीं किया है, कहीं कोई डेट का जिक्र नहीं किया है। तो ऐसे में ये मामला झूठा लग रहा है और इस वजह से पति को डिस्चार्ज किया जाए। अब दूसरा जो मैंने आधार बनाया वो ये बनाया कि देखिए, पत्नी ने जो कंप्लेन किया था, जो एफआईआर दिखवाई थी, उसमें कुल 9 लोगों के नाम लिखवाए थे और 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पुलिस ने चार्जशीट लगाया तो पुलिस ने 6 लोगों का नाम उस केस से बाहर कर दिया और सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ ही चार्जशीट लगाया। पति के मां और पति के पिता, बाकी जो 6 लोग थे उनको बाहर निकाल दिया। तो ऐसे में मैंने यहाँ पे कोर्ट के सामने ये तर्क रखा कि देखिए, पत्नी ने किस प्रकार से इतने सारे लोगों का नाम डाला था, इतने सारे लोगों को झूठा फंसाया था कि 9 लोगों को, पूरे परिवार वालों को ही फंसा दिया था जिससे कि पति के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो ऐसे में पत्नी के साथ जब 3 ही लोगों ने मारपीट की, 3 ही लोगों के खिलाफ साक्ष्य पुलिस को मिला, 3 ही लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगाई, तो फिर पत्नी ने कैसे 9 लोगों का नाम डाल दिया था। ऐसे में ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि पत्नी ने सिर्फ पति के परिवार वालों को परेशान करने के लिए, फंसाने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए अपना ये मामला दर्ज कराया है। तो ऐसे में इतने ज्यादा लोगों को पत्नी ने बेवजह फंसाया था। इससे पत्नी की मंशा साफ साफ जाहिर होती है कि पत्नी का उद्देश्य सिर्फ पति पक्ष को परेशान करना था और कुछ नहीं है। तो मैंने दूसरा तर्क यही रखा। अब तीसरा जो मैंने तर्क रखा वो ये रखा कि देखिए, पत्नी ने खुद कहा था कि पति ने उसे मारपीट के भगा दिया और घर से निकाल दिया।
उसके बाद एक बार पंचायत हुई थी, जो पत्नी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ पंचायत हुई थी, पंचायत में पति आया था और पति ने कहा था कि मैं पत्नी को ले जाना चाहता हूं, लेकिन पति इस चीज को लिख के देने को तैयार नहीं हो रहा था। तो पत्नी ने ये चीज एक्सेप्ट किया था कि पति ले जाना चाह रहा था, लेकिन पति कोई भी कंप्रोमाइज के नाम पे पेपर बनाने को तैयार नहीं हो रहा था। तो मैंने कोर्ट में यहाँ पे ये तर्क रखा कि देखिए, जब पति खुद मारपीट के भगा दिया है तो वो क्यों जाएगा पंचायत में और क्यों बोलेगा पत्नी को अपने साथ रखने के लिए। इससे पत्नी अपने बात में खुद फंस रही है और पत्नी जो है वो झूठ बोल रही है। ये एक तर्क मैंने और रखा। चौथा जो मैंने तर्क रखा वो ये रखा कि देखिए, पत्नी ने ये लिखवाया था कि मेरे जो स्त्री धन है वो मेरे पति सास ससुर ने रख लिया है और सारा सामान रख लिया है। उसमें पत्नी ने बहुत सारे सामान का लिस्ट तो दिया था, लेकिन किसी प्रकार का कोई बिल नहीं दिया था, कोई रसीद नहीं दिया था, कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर फोटो नहीं दिया था जिससे ये साबित होता हो कि पत्नी का स्त्री धन जो है वो पति के घर वालों ने रखा है या फिर पत्नी के पास वो सामान है ही। यानी अगर पत्नी के जेवर, जो भी कपड़े या फिर जो भी सामान थे, उसका बिल तो होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई बिल नहीं था पत्नी के पास। तो ऐसे में कोर्ट के सामने मैंने ये तर्क रखा कि पत्नी ये सारी चीजें झूठ बोल रही है, पत्नी के पास ऐसा कोई सामान ही नहीं था, पत्नी सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बता रही है और इस आधार पे पत्नी का जो ये मामला है वो रद्द किए जाने हैं और पति को डिस्चार्ज किए जाने योग्य है। और मैंने जब पांचवा तर्क रखा वो ये रखा कि पत्नी ने ये लिखवाया था कि उसके साथ जो सास ससुर पति और अन्य घर वाले थे उन्होंने काफी ज्यादा मारपीट की और 9 लोगों ने मिलकर उसे बुरी तरह से मारा, लाठी डंडों से मारा, लात घूसों से मारा, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कई जगह कट पीट चुके थे उसके, काफी ज्यादा उसे दर्द पीड़ा हो रही थी, ऐसा पत्नी ने लिखवाया था। लेकिन आप खुद बताइए कि अगर एक कोई व्यक्ति है उसे 9 लोग मिलकर मारेंगे, लाठी डंडे से मारेंगे, तो क्या वो दवा इलाज नहीं कराएगा? क्या वो डॉक्टरी मुहैया नहीं कराएगा? अगर 9 लोगों ने मिलकर किसी एक व्यक्ति को सिर्फ एक एक थप्पड़ लगा दिया तो वहां पे उस व्यक्ति का क्या हाल होगा और कितना ज्यादा उसे दर्द होगा? उसे तो दवा इलाज कराना पड़ जाएगा। लेकिन पत्नी ने ना डॉक्टरी मुहैया कराया था, ना ही कोई रिपोर्ट लगाया था जिससे कि यह साबित हो कि पत्नी के साथ मारपीट हुई है। तो एक तर्क मैंने ये भी रखा जिससे काफी ज्यादा मुझे सफलता मिली और सबसे ज्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग तर्क यही रखा गया। इसी की वजह से ज्यादा सफलता मिलने का चांस मिला मुझे। अब देखिए, छठा जो मैंने तर्क रखा वो ये रखा कि पत्नी ने ये लिखवाया था कि जो पति था और उसके घर वाले थे उसे मार पीट के घर से भगा दिए हैं और उसे घर से निकाल दिए हैं। लेकिन देखिए, जब लास्ट बार पत्नी अपने घर गई थी तो ऐसे में जो पति था उसने खुद एक गाड़ी रिजर्व की थी और ससम्मान पत्नी को मिठाइयां और अन्य सामान बना के और पत्नी के घर भेजे थे और साथ ही साथ खुद गाड़ी करके भेजा था और इसका पति ने वीडियो भी बनाया था। तो ऐसे में ये चीज भी मैंने कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट को दिखाया कि पत्नी ससम्मान गई है, पत्नी अपनी मर्जी से गई है, सबकी मर्जी से गई है, बोल के गई है कि वो आएगी और इसके बावजूद भी उसने जाके पति को फंसा दिया है। और ये भी मेरा तर्क काफी ज्यादा काम किया। अब देखिए, सातवां तर्क जो मैंने कोर्ट के सामने रखा वो ये रखा कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उन आरोपों के आधार पे पति और पति के घर वालों के ऊपर कोई स्पष्ट मामला नहीं बन रहा है, प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगे हैं। तो प्रथम दृष्टया के आरोपों के आधार पे जब नहीं बन रहा है तो ऐसे में पति और पति के ये जो माता पिता हैं उन्हें उन्मोचित किया जाना आवश्यक है। एक मैंने ये भी तर्क रखा। उसके बाद मैंने एक तर्क रखा कि जब शादी हुई थी तो उसके बाद जो पति था वो पत्नी को हनीमून पे विदेश लेके गया था, जिसमें लगभग पति के 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो मैंने कोर्ट के सामने ये भी तर्क रखा कि जो पति अपनी पत्नी को इतना ज्यादा प्रेम स्नेह करता है और उसे घुमाने के लिए लेके गया, 2-2.5 लाख रुपए खर्च किए, क्या वो पति अपनी पत्नी से 10 लाख रुपए की डिमांड कर सकता है? क्या ये सोचने वाली बात है? जो अपनी जेब से अपनी पत्नी को घुमाने के लिए इतना दूर ले गया, पैसे खर्च किया, क्या वो इतना दहेज मांगने जाएगा? ये तो सोचने वाली ही बात नहीं है। तो ये भी तर्क मेरा काफी ज्यादा काम किया। 9वां जो मैंने तर्क रखा वो ये रखा कि जो पति था वो बाहर रहता था और पत्नी घर पे रहती थी। तो ऐसे में जो पति था समय समय पे पत्नी के अकाउंट में पैसे भेजा करता था, उसके लिए सामान भेजा करता था, ऑनलाइन शॉपिंग किया करता था जो पत्नी को मिला करता था। तो ऐसे में कोर्ट के सामने मैंने ये भी तर्क रखा कि देखिए, पति जो है वो खुद इतना पत्नी को पैसा दिया है, सामान दिया है, काफी कीमती सामान खरीद खरीद के दिए हैं। क्या ये उम्मीद किया जा सकता है कि ऐसा पति पत्नी से ये दहेज की मांग करेगा, अपने सामान की मांग करेगा? ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता है। तो पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं गलत लगाए हैं। उन आरोपों के आधार पर पति के ऊपर
कोई मामला नहीं बन रहा है, पुलिस ने कोई स्वतंत्र गवाह नहीं दिए हैं, कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगे हैं, इन सब आरोपों के जो आरोप लगे हैं वो गलत आरोप लगे हैं। तो इन सब तर्कों के आधार पे मैंने कोर्ट से निवेदन किया कि पति को डिस्चार्ज कर दिया जाए, काफी अच्छे तर्क रखे, और इस वजह से जो कोर्ट था, मजिस्ट्रेट का ही कोर्ट था, उसी ने पति को डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि कोर्ट को लग गया कि पति को झूठा फंसाया गया है और इस वजह से पति डिस्चार्ज हो सका। तो काफी अच्छा मुझे ये अनुभव मिला और वही अनुभव आज मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, बता रहा हूं। आप लोगों का अगर ऐसा ही मामला होगा तो इसी प्रकार से आप अपना अगर तर्क कोर्ट के सामने रखते हैं, चाहे आप जो एप्लीकेशन दिए हैं वो डिस्चार्ज का हो चाहे क्वेसिंग का हो, और अच्छे से यदि आप अपने तर्कों को रखते हैं, अपने फैक्ट्स को रखते हैं, कोर्ट के सामने चीजों को सही से बताते हैं, तो आपका जो सफलता मिलने का चांस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन दे रहे हो या क्वेसिंग का एप्लीकेशन दे रहे हो तो वहां पे अपने तर्क को, अपने फैक्ट को काफी अच्छे से और स्ट्रांगली रखने की जरूरत होती है। अगर ये चीज आप नहीं कर पाते हैं तो आपका जो सफलता मिलने का चांस है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर फैक्ट आप अच्छे से रख देते हैं तभी आपकी सफलता मिलने का चांस बढ़ता है। तो अगर आप अपना डिस्चार्ज एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग मुझसे कराना चाहते हैं तो मैं ये आपको करके दे दूंगा। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और डिस्चार्ज एप्लीकेशन के संबंध में एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है, अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसे भी आप रूलिंग के तौर पे लगा सकते हैं। जो मैंने अपने केस के अनुभव के बारे में बताया वो तो मजिस्ट्रेट के कोर्ट का एक अनुभव था, जिसे आप रूलिंग के तौर पे कहीं नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के केस में, और मध्य प्रदेश में मामला अगर आपका चल रहा है, तो एमपी वर्सेस अभिषेक का ये जो केस है उसमें जो रूलिंग गई है, उसमें जो जजमेंट दिया गया है अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश के केस में, उसमें आप रूलिंग के तौर पे लगा सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।